नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुकी है, चाइल्डहुड एस्थमा या फिर दमे की शिकायत बच्चों में। पहले सब लोगों को लगता था कि दमा केवल बड़ों में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चों में भी दमे की शिकायत होती है। और ये बहुत कॉमन आजकल इसलिए भी हो गई है क्योंकि आजकल जो एयर पॉल्यूशन और हमारा एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से एयर में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस और ये सब हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। बच्चों में जो दमा होता है उसमें सिम्टम्स आपके ज़्यादातर ये रहेंगे कि बच्चे को मौसमी चेंज के साथ में, जैसे बारिश का मौसम आया या सर्दी का मौसम आया या मौसम का बदलाव हुआ तो उन्हें खांसी की शिकायत होने लग जाती है। ये खांसी खास करके सुबह अर्ली मॉर्निंग या नाइट टाइम में ज़्यादा होती है, जब टेम्परेचर वेदर ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तब बच्चे परेशान हो जाते हैं, इनके सीने जकड़ जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत भी होती है, छाती में खड़खड़ होती है, सांस में सीटी की सी आवाज़ आती है, खांसी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चों की नींद ख़राब हो जाती है, रात को उठ के इमरजेंसी में ले जाके उनको नेबुलाइज करना पड़ता है। तो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ बहुत इफ़ेक्टेड हो जाती है और बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस भी सही नहीं रहेगी अगर ऐसे वो ट्रीट ना किया जाए इन बच्चों को। तो कुछ बच्चों में ये मॉडरेट लेवल पे होता है, मतलब एक माइल्ड मॉडरेट एस्थमा, मतलब सिर्फ कुछ मौसम चेंज के साथ ही हो रहा है। लेकिन कुछ बच्चों में इतना सीवियर होता है कि हर महीने ही वो परेशान रहते हैं, हर महीने उन्हें नेबुलाइज होना पड़ रहा है, खांसी आ रही है और इस तरह से बच्चे की ग्रोथ बहुत इफ़ेक्ट हो जाती है। तो ख़ास करके ये बच्चे, इनमें ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार इनमें फैमिली हिस्ट्री भी होती है, मदर फादर या भाई बहनों में भी प्रॉब्लम है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ये एस्थमा लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है। अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो देखा गया है 70% बच्चों में ये 12-13 साल 14 साल मैक्सिमम के बाद ये 70% बच्चों में ये चला जाता है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ये कभी जाएगा नहीं। अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो ये मोस्टली ठीक भी हो जाता है एज के साथ में। तो अब इसकी बेसिक पैथोलॉजी क्या है, मतलब क्यों होता है बच्चों में ये अस्थमा। देखिए, हमारे लंग्स में जैसे सांस की नलियाँ होती हैं, उन्हें हम ब्रोंकस कहते हैं। ये सांस की नलियों में नॉर्मल म्यूकस होता है जो एयरवे के फॉरेन बॉडीज़ को क्लियर करता रहता है। लेकिन जब ये म्यूकस बलगम ज़्यादा बढ़ जाता है तो सांस की नलियों में सूजन आ जाती है। ये एस्थमा वाले बच्चों में सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, एक तरह से एक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, इसलिए क्योंकि उनको किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी है। एलर्जी के अगेंस्ट में बॉडी अंदर रिएक्शन होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से सांस की नलियों में बलगम और सूजन बढ़ जाती है। कोई भी एंटीजन अटैक करेगा तो ये बलगम बढ़ जाएगी। कभी कभी वायरल होता है, कुछ वायरल हुआ, मौसम चेंज हुआ, कोई एलर्जन अंदर अटैक किया तो वो ट्रिगर होता है, फिर वो एलर्जी इतनी बढ़ जाती है कि सांस की नलियों की सूजन बढ़ती जाती है। सांस की नलियों की सूजन इतनी बढ़ जाती है कि टेम्पररी मोटी हो जाती है उनकी वॉल्स, जिस वजह से सांस के आने जाने को जगह ही नहीं मिलती है, बहुत नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की सांस में सीटी की सी आवाज़ आने लगती है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम इन सांस की नलियों की सूजन को कैसे कम करें। तो फिर हमारी बात आती है अब ट्रीटमेंट की। तो बेसिक ट्रीटमेंट जो एस्थमा का होता है बच्चों में वो है इन्हेलर थेरेपी। इन्हेलर थेरेपी ही सबसे बेस्ट थेरेपी होती है एस्थमा के लिए, क्योंकि कई पेरेंट्स सोचते हैं ऐसा कि इन्हेलर थेरेपी की आदत लग जाती है, तो ये कई लोग शुरू नहीं करते हैं कि उन्हें लगता है कि इसकी आदत पड़ जाएगी और वो घर पे ही नेबुलाइज करते रहते हैं। देखिए, नेबुलाइज़र और इन्हेलर थेरेपी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। नेबुलाइज़र एक मशीन है जिससे वो दवा को बारीक बारीक कणों में कन्वर्ट करके वो लंग्स में जाता है, लेकिन वो उतनी गहराई तक नहीं जा रहा है जितना उसको अंदर तक जाना चाहिए और उसका टेम्परेरी इफेक्ट होता है। बस जब तक आप नेबुलाइज करेंगे बच्चा आपका ठीक रहेगा, उसके बाद उसको फिर से दिक्कत हो जाएगी। परमानेंट इलाज के लिए हमें इन्हेलर थेरेपी ही शुरू करनी चाहिए। अब ये क्या होती है इन्हेलर थेरेपी? इन्हेलर थेरेपी मतलब जो आपने सुना होगा पंप होते हैं, हाँ, जो कुछ ऐसे पंप्स होते हैं और उनमें जो दवाएं होती हैं बहुत माइन्यूट अमाउंट में होती हैं, बिल्कुल माइक्रोग्राम्स में होती है, जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर वो हम ले भी तो बच्चे को सिर्फ लंग्स पे वो जाके अपना
काम करेगी और बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है उनका। इनहेलर थेरेपी 2 तरह की होती है, प्रिवेंटिव थेरेपी, कंट्रोलर थेरेपी। कंट्रोल मतलब तुरंत आराम देने वाला दवाई। जब भी बच्चे को खांसी हुई वो आप पंप दे के उसको आराम आ जाएगा तुरंत खांसी में, लेकिन आगे चल के दोबारा अटैक को वो नहीं प्रिवेंट करेगा। दूसरी होती है प्रिवेंटिव थेरेपी, दूसरे तरह का इनहेलर होता है, उसमें दूसरी दवाई होती है। वो लंबे समय तक अगर हम इनहेलर थेरेपी, लंबे समय तक चलने वाली प्रिवेंटिव थेरेपी अगर हम बच्चे को 3 से 6 महीने देंगे तो धीरे धीरे, मैंने जो आपको बताया, सांस की नलियों में जो सूजन बन गई है धीरे धीरे करके वो कम हो जाएगी। इसलिए इनहेलर थेरेपी को प्रॉपर तरीके से लेना और प्रॉपर टाइम तक देना, जब तक कि आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें। अगर आप करेंगे, प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो आपके बच्चे को काफ़ी हद तक 90% तक बच्चे को इस एस्थमा की प्रॉब्लम से आराम मिलेगा और उसकी ग्रोथ जो इफ़ेक्ट हो रही थी, उसकी जो स्कूल परफॉर्मेंस ख़राब हो रही थी, उसकी जो नींद ख़राब हो रही थी, बार बार में हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था, नेबुलाइज करना पड़ रहा था, घर बैठे आप इनहेलर देके उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए इनहेलर थेरेपी आपको समझना और बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है चाइल्डहुड एस्थमा। अब इसे किस तरह से देना है, कैसे इनहेलर्स आते हैं, कैसे हम बच्चों में देते हैं, वो मैं आपको बताऊँ। देखिए, हमारे जो मैंने आपको इनहेलर थेरेपी बताई, उसके लिए हमें इस तरह के डिवाइसेस आते हैं। इनको मीटर डोज इनहेलर कहा जाता है या MDI। ये हम नॉर्मल भाषा में पंप भी बोलते हैं, जो एस्थमा के पेशेंट्स लेते हैं। तो ये 2 तरह के हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है कंट्रोलर और एक होता है प्रिवेंटिव। कंट्रोलर मतलब जो तुरंत आराम देता है, तो एक ही दवाई है जो तुरंत आराम देती है। जब ज़्यादा खांसी आती है तो इसको हम हर 6 घंटे में एडवाइस करते हैं। इसको देने से बच्चे को तुरंत खांसी में आराम आ जाता है। ये कुछ दिनों के लिए दी जाती है। उसके बाद प्रिवेंटिव थेरेपी, मतलब बच्चे को दोबारा से अटैक ना आए, उसके लिए ये सुबह शाम ये दवाई दी जाती है। इसको कंटिन्यू 3 से 6 महीने हम करेंगे तो जो सांस की नलियों की सूजन है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। अब ये डिवाइसेस जैसे बड़ों में कई बार डायरेक्ट ले लेते हैं खोल करके, तो डायरेक्ट लेने से जो दवा है वो वेस्ट हो जाती है, वो लंग्स तक पूरी पहुंच नहीं पाती। तो हमें इसको लेने का तरीका होता है, उसके लिए हम बच्चों के लिए आजकल ये स्पेसर्स आ गए हैं, स्पेसर और मास्क हम ये यूज़ करते हैं। इसमें इनहेलर आपका कनेक्ट हो जाता है। देखिए इस तरह, जब आप इनहेलर यूज स्पेसर के साथ करते हैं तो आपकी 70% दवाई आपके लंग्स तक पहुंचती है। अगर आप इसे डायरेक्ट विदाउट स्पेसर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी दवाई सारी बाहर निकलेगी, लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी, गले में ही रह जाएगी। तो ये है स्पेसर एंड मास्क और ये है इनहेलर। इसमें लेने से पहले हमें इसे ऐसे शेक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक होल है, इस पर हम स्पेसर की इनहेलर फिट कर देते हैं और ये हिस्सा ऊपर होता है। बेटा आपको है ना इसको लेना, तो बेटा आपको मास्क को इस तरह से लगाना है कि आपका नोज ऊपर आए और ये पूरा हिस्सा आपके फिट हो और बिल्कुल। फिर हमें इसको इस तरह से पुश करना है और अब धीरे धीरे 30 सेकेंड से आपको धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। तो इस तरह से हमें इनहेलर लेना होता है। अब ये दोनों इनहेलर्स को लेने का तरीका सेम है, लेकिन अगर हम इन्हें साथ में ले रहे हैं तो हमें इनके बीच में कम से कम 1 मिनट का गैप रखना है। फिर आती है इस डिवाइस की क्लीनिंग की बात। तो हमें इसको हफ्ते में 10 दिन में एक बार क्लीन करना है। हम इसे इस तरह से खोल करके खुले नल के नीचे यूँ धो के और धूप में सुखाना है। हमें इसमें कपड़ा लगा के पोंछना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, फिर दवा चिपकने लगती है और हमारी इनहेलर थेरेपी काम नहीं करती है। तो इस तरह से हमें इनहेलर्स लेना होता है।